आज हम सुन रहे हैं कीर्ति दीक्षित की लिखी कहानी भैया की माँ। फागुन की गुनगुनी सी घमछाइयाँ में संजय बैठे गुनगुना रहे थे। पत्नी चौके में थी। बेटा माधव आंगन के दूसरे कोने में किताबें खोले बैठा था। बेटी संध्या आंगन में लगे हैंडपंप पर पांव पसार कर मेहंदी घोलते हुए पापा से बालों में मेहंदी लगवाने के लिए मनुहार कर रही थी। पापा, आपको लगवानी पड़ेगी, देखना आपके बाल कितने सुंदर हो जाएंगे। आपको पता है, हमारी मैडम भी लगाती हैं, उनके बाल इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। इस बीच मां 3-4 बार संध्या को आवाज दे चुकी थी। संध्या, यहां तो आ, ये लहसुन छील दे। लेकिन संध्या एक का भी जवाब नहीं दे रही थी। उल्टा जैसे ही मां बुलाती तेज आवाज में गाना गाने लगती। वह मेहंदी का कटोरा लिए पापा के पास आई तो वे उसे गोद में बैठाते हुए बोले, बेटा, क्या ये हर बार तू मेरे बाल रंग डालती है? लाल लाल बाल अच्छे नहीं लगते। संध्या ने रुआंसा मुंह बना लिया। जानती थी पापा उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं देख सकते थे। हुआ भी वही, पापा मान गए। अब की बार मां उसके पास आकर नाराज होते हुए बोली, सुनाई नहीं देता तुझे संध्या? कब से चिल्ला रही हूं? संध्या भुनभुनाई, सारे काम मेरे लिए होते हैं, भैया को कभी कुछ नहीं कहती। मां ने संध्या के हाथ से मेहंदी का कटोरा और ब्रश लेकर लहसुन की टोकरी थमाई और गुस्से से बोली, अभी 10 बरस की है, लेकिन जवाब बिल्कुल गोली सा निकलता है। जरा सा काम कहो, बस भैया दिखने लगता है। एक बात ध्यान से सुन ले, बड़ों से जुबान लड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जितना कहा जाए चुपचाप कर दिया कर। कभी देखा है भैया को किसी से ऐसे बात करते हुए? बाकी सब में भैया भैया, पर भैया से सीखना कुछ नहीं। संध्या ने टोकरी जोर से जमीन पर पटक दी और चिल्लाने लगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, जब देखो तब मुझसे ही कहती रहती हो। पापा ने संध्या को पुचकारा और कुछ गुस्से से बोले, क्यों जी, तुम उसी को कहती रहती हो, बच्ची है। संध्या जोर जोर से रोने लगी थी। उसके सफेद गाल लाल हो गए थे। मां ने गुस्से से उसे तरेरा तो वो अपनी नीली स्कर्ट के कोने से मुंह रगड़ते हुए लहसुन छीलने बैठ गई। पापा ने उठकर संध्या को गले से लगाया, चुप हो जा, तू तो मेरा शेर बच्चा है। मम्मी की तो आदत ही है चिल्लाने की, मुझको भी तो डांटती रहती है। बस कर बेटा, ऐसे मत रोया कर, तू रोती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। पापा की गोद में बैठी संध्या कुछ शांत हुई, पर माधव को ऐसे घूर रही थी जैसे वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। माधव संध्या से 4 साल बड़ा था, दिखने में एकदम दुबला पतला। वैसे तो संध्या की नाराजगी का कारण वो ही होता था, लेकिन मानती भी उसी से ही थी। सुबह के लहसुन कांड के बाद संध्या नाराज होकर घर से बाहर चली गई। माधव भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। बहुत देर तक उसे मनाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में माधव ने अपनी जेब से हरे नीले लाल कंचे निकाले और मनुहार करते हुए बोला, ये ले सारे तेरे, पर अब ये फूला मुंह पिचका ले। संध्या ने तिरछी नजरों से कंचों को ऐसे देखा जैसे दुनिया की दौलत उसके सामने रख दी गई हो भी क्यों ना। आखिर सारे मोहल्ले में कंचा मास्टर जो थी, कूहनी पर जब तक खून नहीं बहने लगता तब तक उसका कंचा कप जारी रहता था। संध्या कंचे हाथ में लेते ही हंस दी और चिल्लाई, ए सुग्गू, कल बेईमानी से मेरे सारे कंचे जीत लिए थे ना तूने, आज जीत के दिखा। कंचा कब शुरू हो गया, कुछ देर में मोहल्ले भर के लड़के जमा हो गए। शोर सुनकर मां बाहर आईं तो बाहर संध्या दोनों कोहनियां खून से छलछला रही थीं, लेकिन मजाल जो उसे दर्द का एहसास भी हो रहा हो। मम्मी को आता देख माधव ने संध्या को भागने के कितने इशारे किए, उसे खींच कर ले जाना चाहा, लेकिन उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ झटक दिया। मां ने उसका कान खींचते गुस्से से कहा, सारा दिन उठ मिले लड़कों के साथ कंचे खेलती रहती है, पढ़ाई लिखाई को कहो तो सांप सूंघ जाता है। सवेरे की गर्मी संध्या के भीतर अभी थोड़ी कम ही हुई थी और मां ने फिर उसके गुस्से की आग पर घी छिड़क दिया। कान खींचने से ज्यादा उसे इस बात का बुरा लगा कि भैया भी तो यहीं था। मां ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या मां से हाथ छुड़ाकर भाग गई। शाम हो चली थी, लेकिन संध्या ऊपर से उतरकर नहीं आई। मां पापा कितनी आवाजें लगा चुके थे। माधव उसके पास पहुंचा तो वो घर की अदबनी दीवार पर पैर लटकाकर बैठी थी।
चल नीचे, पापा बुला रहे हैं, माधव ने कहा। संध्या ने आंखें तिरछी करके बालू के ढेर की तरफ इशारा किया। यहां से कूदो तो जाऊंगी नीचे, पागल है क्या? माधव ने हड़बड़ाकर कहा। संध्या उठी और भैया का हाथ पकड़कर दीवार से नीचे बालू पर धम से कूद गई। माधव घबरा के चीख पड़ा। चीख सुनकर मां पापा बाहर आए तो माधव का पूरा मुंह बालू से सना था और संध्या खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। मां ने उसके गाल पर एक कस के झापड़ जड़ दिया और माधव के मुंह से बालू झाड़कर उसे पुचकारते हुए ऊपर से नीचे देखने लगी। कहीं लगी तो नहीं बेटा? जब से संध्या समझने लायक हुई थी तब से भैया की तरफ मां का झुकाव उसे भीतर से कचोटता रहता था। अब तो उसे लगने लगा था जैसे उसकी मां उसकी सिर्फ भैया की मां है, तभी तो उसे ज्यादा सहेज के रखती है। क्या इसलिए कि वो लड़का है? ये सवाल उसमें एक तूफान सा पैदा कर रहा था। मां अब उसको जितना रोकती वो उतनी ज्यादा शैतानियां करती। भैया को आए दिन मारती और फिर मां से खुद पिटती। उस दिन संध्या ने माधव के बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड फाड़ दिया। माधव दौड़ा दौड़ा आया देखकर रुआंसा हो उठा। गुस्से से चिल्लाया, क्या किया तूने? अब मैं एग्जाम में कैसे बैठूंगा? संध्या कुछ देर तो सुनती रही, फिर अचानक बगल की मेज पर पड़ा ताला उठाया और भैया के माथे पर दे मारा। माधव के सिर से खून बहने लगा। मां माधव का रोना सुनकर दौड़ी आई। माधव के माथे से बहता खून देख घबराकर बोली, हे भगवान, ये किसने किया? मां ने उसका माथा अपने आंचल से दबाया और कमरे में चारों तरफ देखा तो कोने में संध्या गुस्से से लाल, जोर जोर से सांसें भरती हुई हाथ में ताला लिए खड़ी थी। इस बार मां ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। मां डांट लेती है, मार लेती है तो चलता है, लेकिन इतनी बड़ी बात पर मां ने उसे एक शब्द नहीं कहा। ये सोचकर संध्या डर रही थी, क्योंकि मां का यूं चुप हो जाने का मतलब वो अच्छे से जानती थी। साथ ही ये डर भी था कि अब की बार तो पापा भी नहीं बचाएंगे। शाम को पापा घर आए तो मां ने सारा किस्सा सुना दिया और साथ में एक फैसला भी। बहुत हो गया, अपनी लाडली का भला चाहते हो तो उसे हॉस्टल भेजने का इंतजाम करो। पापा ने बहुत समझाया, लेकिन मां के तर्कों से उन्हें हारना ही पड़ा। आखिर संध्या का हॉस्टल जाना तय हो गया। वो गुस्से से चिल्लाती रही, चीखती रही कि वो हॉस्टल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन अब की बार उसकी मदद के लिए भैया और पापा भी कुछ नहीं कर पाए। 15 दिन गुजर गए, संध्या के हॉस्टल जाने का दिन भी आ गया। मां रात भर संध्या के सिरहाने बैठी रही। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं, तकिए में मुंह दबाए सो गई थी। सुबह माधव कमरे में आया और अपने जेब से कंचे निकालकर उसके सामने रख दिए। संध्या ने कंचे उठाकर फेंक दिए और गुस्से से सिसकते हुए कहा, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, वो मेरी मम्मी नहीं है। इतना कहते कहते संध्या जोर जोर से रोने लगी। माधव ने अपनी उस छोटी सी बहन को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से भी नमकीन पानी के गोले गालों पर ढलकने लगे। पापा ने आवाज दी तो संध्या भैया के गले से कस के चिपट गई। मुझे नहीं जाना भैया, मुझे नहीं जाना, रोक लो भैया, अब से कुछ नहीं करूंगी, जैसा मम्मी कहेगी सब कुछ करूंगी। माधव याचना भरी नजरों से मम्मी पापा को देखता रहा, लेकिन अब की बार मां ने रोते रोते संध्या को माधव के बाजुओं से छुड़ाकर गाड़ी में बैठा दिया। पापा और संध्या चले गए। दरवाजे पर मां और माधव ओझल होने तक संध्या को देखते रहे। जाते जाते जैसे संध्या की आंखें कितने सवाल, कितने शिकायतें छोड़ गई थीं। साथ में एक डर कि कहीं उनकी संध्या उनसे सच में दूर तो नहीं जा रही। संध्या को हॉस्टल गए 6 साल हो गए। शुरुआती दिनों में छुट्टियों में आ जाती, लेकिन पिछले 3 सालों में एक बार भी घर नहीं आई। हॉस्टल में उससे मिलने जब भी सब जाते हैं तो वो केवल पापा से बात करती है। माँ और भैया जैसे किसी अजनबी से बस उसे देखते रहते। बचपन के वो छोटे छोटे से घाव इतने गहरे होंगे, ये तो माँ ने कभी भूल से भी नहीं सोचा था। आज उनकी आंखों में संध्या का इंतजार भी 6 बरस का हो गया है।
कभी चिड़ियों के घरौंदों में, कभी नीचे लॉन में खेलते बच्चों के झगड़ों में माँ बस चुपचाप संध्या को ही खोजती रहती हैं। जब भी माधव पूछता, क्या हुआ मम्मी, कहाँ खोई हो, तो वे मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती। माँ के चेहरे पर बढ़ती लकीरों में उम्र से ज्यादा बेटी की नाराजगी की सिलवटें थीं। अब बीमार भी ज्यादा रहने लगी थी। माधव चाहकर भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। ये टीस माधव को भी दिन रात खाए जाती है। इन सालों में उसने कितनी जुगत नहीं लगाई, लेकिन संध्या कुछ भी तो नहीं सुनती। उस पर मां की कसम ने माधव को बांध रखा था। कभी कभी तो खुद से झुंझला भी पड़ता था। रात के 12 बजे होंगे। माधव बालकनी में गुमसुम बैठा एल्बम में संध्या की तस्वीर पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे उसकी छुअन से उसकी बहन अभी आकर हाथ आगे करेगी और कहेगी, कंचे लाते हो या नहीं, वरना अभी फिर छत से कुदा दूंगी। रोते रोते माधव मुस्कुरा उठा और उसकी तस्वीर सीने से लगाकर बोला, मेरी बहन मुझसे दूर जाती रही और मैं जानकर भी सब देखता रहा। बहुत याद आती है तेरी। मेरी संध्या लौट आना। क्यों इतनी नाराज है। आंखों की कोर से कुछ नम सा बह गया था। कुर्सी पर ही संध्या की तस्वीरों को सीने से लगाए माधव की आंख लग गई। रात के 2 बजे होंगे कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। माधव मां के कमरे की तरफ भागा तो देखा मां बाथरूम के बाहर गिरकर बेहोश हो गई थी। मम्मी, क्या हुआ? मुंह पर पानी के छींटे दिए और बेड पर लेटाकर डॉक्टर को फोन करने लगा तो मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत परेशान हो बेटा, मैं ठीक हूं। थोड़ा सा चक्कर आ गया था, आज दवा नहीं खाई थी ना। मम्मी, तुम भी गजब करती हो, मेरी जान सूख गई थी, माधव ने कहा। कितनी ही बार दरवाजे ओठ से उन्हें टूटते बिखरते देखा था माधव ने, लेकिन उसके सामने ऐसे मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माधव के हाथ मां को उठाते हुए थरथरा गए थे। पापा ने उन्हें दवा दी। माधव ने डॉक्टर को फोन करके मां के बारे में बताया। डॉक्टर ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, अभी दवा दे दो, कल रिपोर्ट्स के साथ उन्हें लेकर आ जाना। माधव फोन रखकर मां की अलमारी में रिपोर्ट्स ढूंढने लगा। कागजों की उठापटक में एक डायरी उसके कदमों में बिखर गई। उसने डायरी उठाई। कुछ पन्ने पलटे ही थे कि पन्नों में दुबकी कुछ तस्वीरें उसके हाथ लगी। उसके बचपन की तस्वीरें थीं। कुछ देर तस्वीरों को सहलाया और डायरी लेकर अपने कमरे में चला गया। सवेरा होते ही उसने संध्या को फोन लगाया। हेलो संध्या। जी भैया, संध्या ने कहा। इस दिवाली घर आ सकेगी क्या? संध्या चुप थी। कुछ देर माधव उसकी चुप्पी को पढ़ता रहा, फिर कहा, संध्या बस कर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कम से कम उनके लिए एक बार तो सोच ले। सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कह रही थीं कि मैं क्यों आऊं, तुम तो हो मां के लाडले। माधव का गला भी रुंध आया था। उसने थरथराते शब्दों से कहा, इस बार चलिए बस, पापा का घर समझकर ही सही, फिर चाहे तो जिंदगी भर हमसे बात ना करना। इतना कहकर माधव ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में यहां बादल घुमड़ रहे थे, लेकिन बारिश वहां संध्या की आंखों में हो रही थी। संध्या अपने बेड के किनारे की खिड़की से चांद को देखे जा रही थी। पापा की वो झाड़ू वाली बुढ़िया की कहानी चांद के रास्ते उसकी रजाई में सिमट आई थी। संध्या ने एक लंबी सांस भरी। पापा। सालों बाद संध्या घर पहुंची थी। घर की देहरी पर पैर रखते ही सिसक पड़ी। उसके दुपट्टे का इंगुरी रंग गोल छोटे से चेहरे पर उतर आया था। संध्या अपने घर को देर तक एकटक निहारती रही। पहले पीले रंग का हुआ करता था, अब नीला था। जिस अधूरी बनी छत से वो कूदा करती थी, अब वो पूरी बन गई थी। भैया ने दरवाजा खोला। संध्या आंखें झुकाए चुपचाप आकर आंगन की कुर्सी पर बैठ गई। चारों तरफ बहुत कुछ नया था, पर उसकी यादें अब भी खेल रही थीं। सीमेंट का फर्श अब संगमरमर का था।
लेकिन उसके कंचों की कुइया कोने में अब भी वैसी ही थी। आंगन के तुलसी के घुरिये पर उसके हाथ से लिखा मिस यू पापा अभी भी फीका नहीं पड़ा था। सिलबट्टे पर पड़े वो प्याज की चटनी के निशान अब भी हैं। संध्या सारे घर को एक निगाह में भर लेना चाहती थी। तभी मां धीरे धीरे कदमों से हाथ में चाय की ट्रे लिए उसके पास आ गई। मां पास बैठने को हुई तो वो चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। उसके कमरे का रंग बस सफेद से सुअपंखी हुआ था। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। संध्या के नाम की कढ़ाई वाले गिलाफ, खिड़की के सामने वाली मेज पर किताबें और कोने में पापा के साथ उसकी बचपन की तस्वीर वाला वो पुराना सा दिल के आकर वाला फोटो फ्रेम। मन थरथरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले जो जिंदगी इस कमरे के कोनों में अलमारियों में छोड़कर गई थी वो आज उसमें बसती जा रही है। इसी कोने में तो भैया के सिर पर ताला उठाकर मारा था। यहां रूठ कर बैठती थी। इसी मेज की दराज में उसके कंचों की तिजोरी हुआ करती थी। संध्या ने मेज की वो दराज खोली तो उसके कंचों के ऊपर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई तो कुछ पीली सी बीमार तस्वीरें बिखर दी। तस्वीरें देखकर उसकी आंखों में कुछ प्रश्न उभर आए थे। पापा के साथ इन पुरानी तस्वीरों में ये कौन है? संध्या ने बिखरी तस्वीरें समेटी। पापा और भैया के साथ ये औरत कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। एक पल में सैकड़ों सवाल तैरने लगे थे। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटे तो उन नीले हरे शब्दों में उसकी मां की पूरी जिंदगी उसके सामने तनकर खड़ी हो गई थी। उस पन्ने की तारीख थी 7 जुलाई 1999। यह वही साल था जब से संध्या ने हॉस्टल से घर आना भी छोड़ दिया था। मेरी बच्ची चली गई, ऐसा कभी हो सकता है बेटा? मां अपनी आत्मा से प्यार ना करे? न जाने क्या हो गया तुम्हें। शायद इसकी दोषी मैं भी हूं कि मेरी ममता की वो गर्माहट तुझे छू न सकी। मैं आज हार गई। जाते जाते कैसे पराई नजरों से देखा था तूने। जी तो चाहा अभी सब कुछ कह दूं, पर मेरी सांस रहते तक मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर मेरे जाने के बाद ये पन्ने अगर तेरी हथेलियों में आए तो इन्हें ही अपने सीने से लगाकर अपनी मां को माफ कर देना। तू मुझे माफ कर सके बस इसलिए इस डायरी में मैं खुद वो लिख रही हूं जो मैं नहीं चाहती कि तू कभी जाने। जानती है मेरी गुड़िया, जब मैं तेरे पापा के संसार में आई तब तू मेरे आंचल में 2 साल की थी और तेरे पापा की गोद में माधव 6 साल का। आस पड़ोस के लोग तंज करते, अरे माँ दूसरी आती है तो बाप तीसरा हो जाता है, पता नहीं क्या होगा बेचारे बच्चे का। ये शब्द बाण मुझे बार बार चुभते थे। लेकिन उस रोज जब तेरे पापा ने माधव को गोद से उतारकर तुझे अपने सीने से लगा लिया, तब मैंने उस छोटे से माधव की झुकी आंखों में उसके पिता को तीसरा होते देखा था। बस उसी वक्त हमने तय किया कि हमारे बच्चों को ये सच कभी नहीं पता चलेगा। हमने वो शहर छोड़ दिया और यहां आ गए। माधव सब कुछ जानता था। जब तुझे मुझसे दूर जाता देखता तो हर बार हट करता था कि मैं सच बता देता हूं, पर मैंने हमेशा अपनी कसम की बेड़ियों में उसे बांधे रचा, क्योंकि तेरी चिढ़ मुझे मंजूर थी, लेकिन तू खुद पर दया करे ये मंजूर नहीं था। और यदि तू अपने पिता को, भाई को एक बार भी पराई नजरों से देख लेती तो उस दिन शायद मैं मर जाती। माधव के लिए मेरी ममता रत्ती भर भी कम ना पड़ जाए, इस कोशिश में मैंने शायद मेरे दूसरे बच्चे के साथ अन्याय कर दिया। मेरे जाने के बाद कभी मेरा ये पन्ना तेरे हाथ लगेगा तो मेरी बच्ची मुझे माफ कर देगी। डायरी के पन्ने खिड़की से आती हवा से थरथरा रहे थे और संध्या के हाथ डायरी के उस सच से। आंगन में बत्ती जल उठी थी। कमरे के दरवाजे पर भैया का हाथ थामे खड़ी थी मां, जिसे आज संध्या ने जी भर के देखा था, भैया के साथ साथ अपनी मां की तरह।